हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि विशालकाय गुणसूत्र यानी जो जियांट क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं। यानी वो बहुत बड़े होते हैं दिखने में और ये किन जंतुओं में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, स्पेशली नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विशालकाय गुणसूत्रों के अलावा भी गुणसूत्र के कुछ प्रकार हैं। यानी गुणसूत्र आप कह सकते हैं, जो गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है उसके हिसाब से भी कई प्रकार हैं और विशालकाय गुणसूत्रों को भी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक से टच नहीं रहना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि जो इस सीरीज में कोशिका के अंदर हम गुणसूत्र के प्रकार पढ़ेंगे, तो गुणसूत्र के जो प्रकार हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे गुणसूत्रों के प्रकार की कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है यानी जो सेंट्रोमियर होता है उसकी स्थिति कहां पर है गुणसूत्र में, यानी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की स्थिति कहां पर है, उसके आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहां जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं आप, यहां देख रहे हैं कि यहां जो गुणसूत्र है यानी इस गुणसूत्र के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि बोले सेंट्रोमियर जो है यानी गुणसूत्र जो बिंदु है वो कहां पर है। तो यहां देखेंगे गुणसूत्र बिंदु यहां पर, इसमें देखिए इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल ऐसे बीच में है, बीच में है ना। यहां पर थोड़ा सा बीच में ना होके साइड में है और यहां पर एक तरफ एक किनारे की तरफ चला गया और यहां पर बिल्कुल अंतिम छोर पे चला गया गुणसूत्र बिंदु, यानी जो सेंट्रोमियर है वो अलग अलग जगह चला गया। तो ऐसे ही यहां पर इस नीचे वाले चित्र में देखेंगे तो यहां पर गुणसूत्रों के अंदर एक ही क्रोमेटिड है और यहां पर दो दो क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड और दो क्रोमेटिड क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया है कि एक क्रोमेटिड इसलिए होता है, एक क्रोमेटिड क्योंकि इसके अंदर अभी डीएनए की एक तरीके से एकल मात्रा ही है, लेकिन यहां पर डीएनए की डबल अमाउंट हो जाती है क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर तो उस टाइम में इस तरीके से डबल अमाउंट हो जाती है। लेकिन जो एनाफेज और टीलोफेज है उसमें गुणसूत्र ऐसा दिखता है और प्रोफेज और मेटाफेज में इस तरीके का दिखता है। यानी ये हम सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से बताएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर गुणसूत्र का जो बिंदु है वो बिल्कुल बीच में है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में चला गया है सेंट्रोमियर गुण, फिर और थोड़ा सा किनारे की तरफ चला गया और यहां पर लास्ट में अंत में चला गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम गुणसूत्रों का वर्गीकरण करेंगे और यहां बताएंगे कि मध्य केंद्र की यानी मेटासेंट्रिक यानी जो सेंट्रोमियर है यानी जो गुणसूत्र बिंदु है वो बिल्कुल सेंटर में है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार उपमध्य केंद्र की यानी सब मेटासेंट्रिक यानी जो गुणसूत्रीय बिंदु है वो बीच में से थोड़ा सा साइड में हट गया है, बीच में से थोड़ा सा साइड में एक छोर की तरफ चला गया है। फिर है अग्र बिंदु की यानी एक्रोसेंट्रिक। तो अग्र बिंदु की जो है उसमें एक्रोसेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा आगे की ओर खिसक गया है, एक सिरे की तरफ और आगे खिसक गया है। देखिए यहां पर ऐसे हो गया है, यहां पर ऐसे हो गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही तीस लास्ट है अंतः केंद्र की यानी टीलोसेंट्रिक यानी लास्ट में चला जाता है। यहां पे देखिए गुणसूत्रीय बिंदु इस क्रोमेटिड के लास्ट में चला गया और यहां पर भी लास्ट में चला गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर हम चार प्रकार के जो ये गुणसूत्र पढ़ रहे हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे, इनमें तुलना करनी है। यहाँ क्वेश्चन क्या आता है तो बोले मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये तो हम जानते हैं, चार प्रकार हमने नाम सुन लिए, लेकिन इन तीनों के अंदर पोजीशन की बात करें, तुलना करें, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की अगर तुलना करें तो पोजीशन की तुलना करेंगे तो मेटासेंट्रिक में तो एट सेंटर यानी बिल्कुल ठीक मध्य में है। कहां पर है? मध्य में है। कहां पर है? बिल्कुल मध्य में। और सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर यानी एक किनारे की ओर यानी एक सिरे की ओर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक्रोसेंट्रिक में वेरी क्लोज टू वन एंड यानी एक सिरे के बिल्कुल नजदीक चला जाता है और टीलोसेंट्रिक में एट द टर्मिनल एंड यानी लास्ट में चला जाता है। यानी यहां पर अगर गुणसूत्रीय बिंदु की स्थिति देखें तो देखो बिल्कुल बीच में है मेटासेंट्रिक, फिर थोड़ा सा एक सिरे की तरफ खिसक गया, ये सब मेटासेंट्रिक और चला गया, ये एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना। ये यहां पर थोड़ा सा सही नहीं दे रखा चित्र, बाकी चला गया और लास्ट में चला गया, ये थोड़ा नजदीक चला गया एक्रोसेंट्रिक। यहां पर इस फिगर में चारों को नहीं शो किया हुआ है, इसमें शो किया हुआ है। देखो बीच में मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर लास्ट में एक्रोसेंट्रिक और नेक्स्ट टीलोसेंट्रिक। यानी अगर हम गुणसूत्रीय बिंदु की स्थिति की बात करें तो दोस्तों इस तरीके से, यानी मेटासेंट्रिक में तो इस तरीके से होगा, सब मेटासेंट्रिक के अंदर आप कह सकते हैं इस तरीके से होगा कुछ गुणसूत्रीय बिंदु, और अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक के अंदर किस तरीके से होगा, बोले इस तरीके से हो जाएगा, लास्ट में चला गया। और अंतः केंद्र के अंदर आप बोलेंगे इस तरीके से, यानी जो गुणसूत्रीय बिंदु है वो लास्ट में चला गया, यानी एक ही यहां पर क्रोमेटिड है। तो दोस्तों हम यह कंपैरिजन कर रहे थे कि इसकी स्थिति का, तो स्थिति के हिसाब से हमें नाम पता है। अब हम बात करेंगे आर्म रेशियो। आर्म रेशियो का मतलब जो गुणसूत्र की जो भुजा है उनके भुजाओं का अनुपात। क्या बात करेंगे? भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात मतलब यहां इस गुणसूत्र के अंदर इस चित्र में हमने देखा कि यहां जो भुजाएं हैं, देखो यहां दोनों भुजाएं बराबर हैं,
यहाँ एक भुजा छोटी है दूसरी बड़ी है, यहाँ एक बहुत छोटी है दूसरी बहुत बड़ी है, और यहाँ तो केवल एक ही भुजा है, दोनों भुजा है ही नहीं। तो इस प्रकार से चारों में हम ये भी तुलना कर सकते हैं कि मेटासेंट्रिक के अंदर बोथ आर्म, दोनों भुजाएं इक्वल होती हैं, दोनों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है, इसलिए इसको आइसोब्रेकियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्रेकियल, यानी भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही हम बात करें सब मेटासेंट्रिक में, तो एक भुजा यानी वन शॉर्टर होगी, दूसरी लॉन्गर होगी, एक छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, इसको हेटेरोब्रेकियल बोलेंगे, इन दोनों में अलग अलग लंबाई है। और एक्रोसेंट्रिक में बोलेंगे वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक तो बहुत ज्यादा छोटी, और वन वेरी लॉन्ग, एक बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और टेलोसेंट्रिक के अंदर सिंगल आर्म ही होगी, यानी यहां पर अब देख सकते हैं दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहां पर तो मध्य केंद्रिकी में दोनों भुजाएं बराबर, उप मध्य केंद्रिक में एक भुजा छोटी दूसरी भुजा बड़ी, और अग्र बिंदु के अंदर एक भुजा बहुत छोटी दूसरी भुजा बहुत बड़ी, और अंत्य केंद्रिकी के अंदर कोई भुजा, एक ही भुजा है, यानी वो बिल्कुल सिरे पे चला गया है। इसलिए यहां पर हमें ये स्थिति के आधार पे ये ध्यान रखना है कि स्थिति कहां पर है और भुजाओं का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो एक्रोसेंट्रिक है उसके अंदर भुजा बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यानी यहां पर अगर बात करें तो इस तरीके से भुजाओं का अनुपात का क्वेश्चन आता है, साथ में स्थिति कहां पर है ये क्वेश्चन आता है, और अब क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र जब एनाफेज के अंदर जब इनका बंटवारा होगा तो इनका शेप होता है, इनकी आकृति होती है, कैसी दिखती है, बोले वी आकार का दिखता है मेटासेंट्रिक, एल आकार का दिखता है सब मेटासेंट्रिक, जे आकार का दिखता है एक्रोसेंट्रिक, और आई आकार का दिखता है टीलोसेंट्रिक। यहां पर फ्रेंड्स इस चित्र में यही दिख रहा है, देखो यहां पर देखिए ये वी आकार का दिख रहा है, कौन सा, मेटासेंट्रिक, ठीक है, इसकी शेप, इसकी एल आकार की दिख रही है, एल ऐसे, हालांकि उल्टा एल है लेकिन एल आकार का दिख रहा है, इसको हम जे बोल सकते हैं यानी ऐसे, और ये आई आकार का दिख रहा है ऐसे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये इसके इनके जो आकार हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो बेटा यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि साहब ये जो इनकी जो शेप है वो कैसी होती है। तो यहां पर शेप में तुलना करें इनके अंदर तो देखा शेप तो VLGI है ना, और भुजाओं का अनुपात और इनकी सेंट्रोमियर की स्थिति, यही अपने आप में एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। अब हम चलेंगे कुछ स्पेशल गुणसूत्रों पे, यानी विशालकाय गुणसूत्र, यानी स्पेशल क्रोमोसोम हैं जिनको हम विशालकाय गुणसूत्र यानी जाइंट क्रोमोसोम बोलते हैं। इनमें एक तो है लैंप ब्रश गुणसूत्र, है ना, लैंप ब्रश गुणसूत्र ब्रश जैसा दिखता है, और दूसरा है पॉलीटीन गुणसूत्र, ठीक है दोस्तों। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र इसकी खोज का क्वेश्चन आता है तो रुकर्ट नाम के साइंटिस्ट ने किया सन 1892 के अंदर, रुकर्ट ने लैंप ब्रश गुणसूत्र की खोज की। और पॉलीटीन गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने की, डिस्कवरी किसने की, बालबियानी ने की सन 1881 के अंदर। तो दोस्तों यहां पर पॉलीटीन गुणसूत्र के खोजकर्ता बालबियानी है, लैंप ब्रश के जो खोजकर्ता है वो रुकर्ट है। लेकिन यहाँ ये कहां पर होते हैं ये गुणसूत्र, क्या हमारी कोशिकाओं में होते हैं, तो बोले साहब होते हैं हमारी कोशिकाओं में भी, लेकिन किस कोशिका के अंदर, बोले एक स्पेशल उदाहरण है। बोले लैंप ब्रश गुणसूत्र की उपस्थिति कहां है, बोले प्राथमिक अंडक होता है ना, यानी प्राइमरी oocyte जिससे अंडाणु बनेगा, यानी मादा के अंदर ओवेरी जो होती है, यानी मादा के अंदर जो अंडाशय होता है उसके अंदर प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte बनता है। तो सभी जो कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स और अकशेरुकी जो प्राणी यानी इनवर्टिब्रेट्स, उनके प्राथमिक अंडक में ऐसा गुणसूत्र होता है। अभी हम आगे लैंप ब्रश गुणसूत्र की संरचना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कहां होता है, ये बहुत ही वेरी फेमस क्वेश्चन है, खोजकर्ता कौन है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही पॉलीटीन गुणसूत्र, क्या पॉलीटीन गुणसूत्र हमारे अंदर होता है, बोले नहीं। पॉलीटीन शब्द को देखो, पॉलीटीन टीन टीन यानी कीट, कीट होते हैं इंसेक्ट, तो उनके अंदर ये जनरली होता है। और इंसेक्ट में भी कहां पर होता है, बोले कीटों की लार ग्रंथि में यानी सैलाइवरी ग्लैंड में। तो फ्रेंड्स यहां पर पॉलीटीन कहां होता है, बोले कीटों की लार ग्रंथि के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड्स में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी उनके शरीर में भी, पूरे शरीर में नहीं होते, सिर्फ लार ग्रंथि की कोशिकाओं में ये होते हैं, और बालबियानी ने इनकी खोज की। अब हम देखेंगे यहां पर ये जो गुणसूत्र है ये आपका है जो हम लैंप ब्रश गुणसूत्र यानी ब्रश जैसा दिख रहा है, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र के अंदर आप कह सकते हैं जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो दोनों जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर बाइवेलेंट बना हुआ है। और इस बाइवेलेंट को अगर देखें तो इसका मेन जो एक्सिस है वो किससे बना हुआ है, मेन एक्सिस है वो डीएनए से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डीएनए पे। और जगह जगह यहाँ पर क्या है, बोले सेंट्रोमियर है, ऐसे ऐसे क्या है, सेंट्रोमियर है इसके अंदर, ठीक है।
जगह जगह सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर से क्या निकला हुआ है, ऐसे एक लूप निकला हुआ है डीएनए का, यानी ये सेंट्रोमियर है यहाँ पर, और इनसे क्या निकला हुआ है, लूप निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो समजात गुणसूत्र हैं उनका पेयर है एक तरीके से, और इसका एक्सिस डीएनए से बना हुआ है, और इस पे जो जगह जगह सेंट्रोमियर हैं, जो यहाँ गोले गोले दिखा रहे हैं सेंट्रोमियर हैं दोस्तों। इन सेंट्रोमियर से ऐसे एक लूप बना हुआ है, तो इस लूप को, ये जैसे एक लूप बना हुआ है, इसको बड़ा करके दिखाया है, तो ये लूप बना हुआ है। इस लूप के अंदर क्या है, मेनली तो बोले इसके अंदर ऐसे डीएनए ही है। क्या है इसके अंदर, डीएनए है। तो क्रोमोसोम का जो एक्सिस है वो भी डीएनए का बना हुआ है, इस लूप के अंदर भी क्या है, डीएनए है दोस्तों। अब लेकिन यहां पर इस डीएनए से आपको यहां पर रेसे जैसी संरचनाएं ऐसे दिख रही हैं, डीएनए से रेसे जैसी संरचनाएं निकल रही हैं। तो डीएनए से क्या बनता है, बोलो आरएनए बनता है। तो ये लूप हेयर्स क्या है, बोले ये आरएनए है। ये क्या है दोस्तों, आरएनए है, ठीक है। और ये पार्टिकल जैसे कण दिख रहे हैं, ये क्या है, बोले ये बोले यहां पर प्रोटीन है, आरएनए से बना हुआ क्या है, प्रोटीन। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वो प्रोटीन है, और ये क्या है, आरएनए है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो लैंप ब्रश गुणसूत्र है वो इस तरीके का होता है। अब देखो लैंप ब्रश गुणसूत्र के कुछ फीचर हम पढ़ते हैं कि लैंप ब्रश गुणसूत्र की खोज तो हमने रुकर्ट ने की थी, और ये हमें पता है हमारे प्राथमिक अंडक के अंदर, चाहे कशेरुकी हो चाहे एकशेरुकी प्राणी हो, उनके प्राथमिक अंडक में पाया जाता है। लेकिन ये किस स्टेज में होता है, बोले यह डिप्लोटीन बाइवेलेंट होता है। डिप्लोटीन फेज होती है ना अर्धसूत्री विभाजन की, यानी मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है उसमें 5 अवस्थाएं होते हैं। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो जो डिप्लोटीन होता है वहां पर एक अवस्था, उसके अंदर दोनों के दोनों समजात गुणसूत्र ऐसे चिपके रहते हैं कई जगह पे, और उसमें कायजमेटा दिखता है। तो यहां पर बोले डिप्लोटीन बाइवेलेंट होता है ये, और इसमें कायजमेटा भी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चीज है ये आपको क्लियर होगी जब हम मियोसिस प्रथम पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें 5 प्रावस्थाएं होती हैं, उसके अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस 5 प्रावस्थाएं होते हैं उस प्रोफेज फर्स्ट में। उसमें से डिप्लोटीन एक है। इस डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, बोले बाइवेलेंट, यानी 2 हम समजात गुणसूत्र आपस में चिपके हुए हैं और कायजमेटा होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये 2 समजात गुणसूत्र हैं, यहां पर चिपके हुए हैं। इस लूप में आप देख सकते हैं डीएनए का जो है ना, इस तरीके से डीएनए बना हुआ, तो बोले 2 समजात गुणसूत्र ऐसे चिपके हुए हैं, और इस तरीके की संरचना ब्रश जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। ये बाल जैसी संरचनाएं दिख रही है ना हर लूप पे, तो ब्रश जैसा अपीयरेंस हो जाता है। तो ये चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बाइवेलेंट है और इसमें कायजमेटा होते हैं। और इसका मुख्य अक्ष के अंदर क्या होता है, बोले डीएनए का बना होता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र का मुख्य अक्ष डीएनए का बना होता है। अब प्रत्येक बाइवेलेंट यानी इसमें 2 जो गुणसूत्र हैं, है ना, उन पर सेंट्रोमियर की कतारें होती हैं। देखो यहाँ सेंट्रोमियर की कतारें हैं, सेंट्रोमियर है ऐसे यहाँ पर, है ना, इसमें भी सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर की क्या है, यहाँ पर कतार है ऐसे बनी हुई है, खूब सारे सेंट्रोमियर हैं, और सेंट्रोमियर से क्या बना हुआ है, ऐसे लूप निकला हुआ है। तो प्रत्येक बाइवेलेंट में सेंट्रोमियर की कतारें, और सेंट्रोमियर पर लेटरल प्रोजेक्शन या लूप होते हैं, यानी सेंट्रोमियर पर बाहर की तरफ देखो क्या है सेंट्रोमियर पर, फ्रेंड्स ये सेंट्रोमियर है यहाँ पर, और इस पे ऐसे एक लूप बना हुआ है, ऐसे लूप बना हुआ है ना, इसी लूप को हमने ऐसे दिया है। तो बोले लेटरल मतलब साइड के अंदर, पार्श्व में ऐसे प्रोजेक्शन निकला हुआ है, और उसको क्या बोलते हैं हम, बोले उसको लूप बोलते हैं, है ना। और लूप ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं। लूप क्या लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में, यानी यहाँ लूप है, लूप में डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो लूप है किस में भाग लेते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन में। और लूप पर बालनुमा हेयर यानी बालनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको नवजात आरएनए या नेसेंट आरएनए बोलते हैं। यानी ये जो लूप है इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इनको क्या बोल रहे हैं, आरएनए, नवजात आरएनए यानी नेसेंट आरएनए नया बना है। तो डीएनए से आरएनए बना है, यानी ट्रांसक्रिप्शन इसी लूप में हुआ है। और ये जो हेयर है ये नवजात आरएनए है, और बीच इसके अंदर क्या डीएनए है, और ये जो लूप है यहाँ पर सेंट्रोमियर है। तो ऐसे कई लूप बने हुए हैं, तो पूरा एक्सिस डीएनए से बना हुआ है, और ऐसे लूप बने हुए हैं। तो दोस्तों ये जिस ऐसी संरचना है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो बोले ये हमारे प्राथमिक अंडक में ऐसा गुणसूत्र होता है, काफी बड़ा है, इसलिए इसको हमने विशालकाय गुणसूत्र बोला। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गुणसूत्र की, और वो गुणसूत्र है ये क्या गुणसूत्र, बोले पोलिटीन गुणसूत्र है। देखो पोलिटीन गुणसूत्र बहुत बड़ा है, और ये किस में हो पाया जाता है, तो अभी संरचना के बारे में हम देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना है कि पोलिटीन गुणसूत्र कहां पे पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया कीट होते हैं ना, उनकी लार ग्रंथियों में ऐसा गुणसूत्र होता है। कीट के पूरे शरीर की कोशिकाओं में नहीं, केवल लार ग्रंथि की कोशिकाओं में होता है। और यहाँ पर जो मेन कीट है वो है ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में ये गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए ड्रोसोफिला पर सर्वाधिक अध्ययन भी किया गया है। उसकी लार ग्रंथियों पर काफी सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। अब इसका आकार काफी बड़ा है, विशालकाय बोला है तो कितना है, बोले 2000 माइक्रोमीटर है, यानी 2 मिलीमीटर, ठीक है ना, इतना बड़ा गुणसूत्र है 2000 माइक्रोमीटर। आमतौर पे तो आप कह सकते हैं 30 माइक्रोमीटर तक इतना ही गुणसूत्र होता है, लेकिन देखो 2000 माइक्रोमीटर साइज का गुणसूत्र है, तो काफी विशालकाय है। अब इस गुणसूत्र की क्या खास बात है, बोले इसमें क्रोमेनिटा की संख्या
क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं तो अभी हम दिखाएंगे चित्र में, लेकिन क्रोमोनिमेटा की संख्या इस गुणसूत्र में कितनी होती है, बोले 2000 से भी अधिक होती है, और इसीलिए इसका बोलते हैं पोलिटेनी। पोलिटेनी मतलब क्रोमोनिमेटा की संख्या बहुत ज्यादा है, 2000 से भी अधिक है, इसलिए इस अवस्था को बोले पोलिटेनी, और इसीलिए इस गुणसूत्र का नाम है पोलीटीन। क्या नाम है दोस्तों, पोलीटीन। तो अब यहां पर हम देखेंगे, इस चित्र के अंदर देखेंगे कि साहब ये हमारा पोलीटीन गुणसूत्र है, इसके अंदर हमने बोला कि ये क्रोमोनिमेटा है। तो क्रोमोनिमेटा क्या है, इन्होंने बोला कि क्रोमोनिमेटा ग्रेटर देन 2000 से भी अधिक क्रोमोनिमेटा होते हैं इन गुणसूत्र में। इस गुणसूत्र में क्या होते हैं, 2000 से भी अधिक क्रोमोनिमेटा होते हैं। तो क्रोमोनिमेटा क्या है दोस्तों, बोले क्रोमोनिमेटा कुछ नहीं है, डीएनए का जो सूत्र है उसी को क्रोमोनिमेटा बोल रहे हैं। तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए के बहुत सारे सूत्र हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए के बहुत सारे सूत्र हैं, और कितने हैं, बोले 2000 से भी अधिक सूत्र हैं। बोले ये सूत्र बने क्यों इतने, बोले डीएनए का रेप्लिकेशन बार बार होता है और कोशिका का विभाजन नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन बार बार होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो बार बार होगा, तो कई सूत्र बन जाएंगे डीएनए के, और उस केंद्र का या उस कोशिका का विभाजन नहीं होगा, तो इसी एक ही गुणसूत्र के अंदर ये रह जाएंगे। तो इस गुणसूत्र के अंदर जो क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोनिमेटा रियल में है क्या, बोले डीएनए सूत्र हैं। क्रोमोनिमेटा क्या है, डीएनए सूत्र, यानी डीएनए की ऐसे लंबे लंबे सूत्र हैं। और डीएनए पे जगह जगह क्या है, क्रोमोमियर है। यहाँ पे ये क्या है, क्रोमोमियर है दोस्तों, ये क्या है, क्रोमोमियर्स, यानी सेंट्रोमियर की बात नहीं कर रहे, ये क्रोमोमियर है। क्रोमोमियर यानी बिंदु जैसी संरचनाएं दिख रही है। तो दोस्तों यहां पर डीएनए ये पूरा का पूरा लंबा है, और इस सूत्र को हम क्रोमोनिमेटा बोल रहे हैं। तो ऐसे 2000 से भी अधिक सूत्र इस गुणसूत्र के अंदर होते हैं, यानी डीएनए के ऐसे 2000 से भी अधिक सूत्र इस गुणसूत्र के अंदर हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं काफी विशालकाय है। और जब इसको हम देखते हैं तो इसमें ऐसे रिंग जैसी संरचनाएं दिखती हैं। देखो ऐसे रिंग दिख रहा है, ये बहुत सारे रिंग दिख रहे हैं जिनको बालबियानी रिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी संरचना में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेन ये याद रखना है कि इसमें क्रोमोनिमेटा की संख्या प्रत्येक गुणसूत्र में 2000 से अधिक हो जाती है। इस अवस्था को हम पोलिटेनी बोलते हैं, और इसीलिए इनको पोलिटीन गुणसूत्र बोलते हैं। ये कीटों की लार ग्रंथि में होता है, इसका साइज 2000 माइक्रोमीटर से अधिक है, यानी 2 मिलीमीटर है, और इसीलिए बेटा ये पोलिटीन गुणसूत्र है, इसको विशालकाय हम बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज और कि साहब इनका एक अभिलाक्षणिक गुण है, यानी इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस गुणसूत्र का, बोले गुणसूत्रों में कायिक युग्मन होता है। कायिक युग्मन का मतलब सोमेटिक पेयरिंग, यानी समजात गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने से क्या होता है, एक गुणसूत्री दिखता है। यानी दो समजात गुणसूत्र, अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आपस में चिपक जाएं तो क्या होगा, बोले किसी भी कोशिका में दो समजात गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जैसे हमारे अंदर समजात गुणसूत्रों के 23 जोड़े हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कितने गुणसूत्र हैं, 46। तो 23 जोड़े हैं, उस प्रत्येक जोड़े का जो गुणसूत्र है उनको क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र, क्योंकि एक माता से आया एक पिता से आया। तो समजात गुणसूत्र जो है आपस में बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, सोमेटिक पेयरिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पोलिटीन गुणसूत्रों में सोमेटिक पेयरिंग होने के कारण, समजात गुणसूत्रों में एक तरीके से कायिक युग्मन होने के कारण लार ग्रंथि की कोशिकाओं में ये पाया जाता है, और उनमें युग्मन हो गया तो दो गुणसूत्र मिलकर एक ही गुणसूत्र दिखते हैं, एक ही गुणसूत्र जैसा दिखता है। तो लार ग्रंथि की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी हो जाती है, यानी जितने भी मान लीजिए जितने भी गुणसूत्र होंगे तो उनका आधा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि पोलिटीन गुणसूत्रों में कायिक युग्मन पाया जाता है ना। पोलिटेनी क्या है, यानी क्रोमोनिमेटा की संख्या इतनी अधिक होने के कारण इसको हम पोलिटेनी बोल रहे हैं। साइज कितना है, कौन से कीटों में होता है स्पेशली, तो कीटों की लार ग्रंथि में ये गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों यहां पर हमने पोलिटीन गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र इनको पढ़ा, दोनों के खोजकर्ता और इनकी स्थिति कहां है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्रीय बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, चारों की पोजीशन कहां पर है, आर्म का यानी भुजाओं का रेशियो क्या है, और इनकी आकृति क्या है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्लास अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो फैक्ट हैं, फिक्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इट मीन्स ये क्या है, जानबूझ के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपने मेन थ्योरी पढ़ लिया, ऐसी चीजों को छोड़ दिया तो वो चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो गुणसूत्र है वो कंप्लीट हुआ, गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ा। तो हम कोशिका के अंदर केंद्र को पढ़ रहे थे, केंद्रक में हमने सारी चीजें पढ़ी। केंद्रक के अंदर क्या क्या पढ़ा दोस्तों, केंद्रक के अंदर हमने केंद्रक झिल्ली पढ़ा, उसके अंदर केंद्रिका को पढ़ा, फिर उसके बाद में उसमें क्रोमेटिन को पढ़ा, क्रोमेटिन को पढ़ने के बाद में हमने गुणसूत्रों को पढ़ा, और गुणसूत्रों के अंदर भी हमने गुणसूत्र की संरचना और गुणसूत्रों के प्रकार पढ़े। तो इस प्रकार से हमारा जो केंद्रक है इसके अंदर सारी संरचनाएं होती हैं, और ये कोशिका का चैप्टर समाप्त हुआ। अब दोस्तों हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे कोशिका विभाजन, यानी जो ये कोशिका है ये विभाजित कैसे होती है। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, ऐसे ही आपको क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। तो जाते जाते कहूंगा कि अपने आपके यूट्यूब चैनल बायो वाले गुरुजी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।